हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 में हम कुछ तो ऐसा है जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ रखा है। अभी थोड़ा सा बिल्कुल कहें तो हम 1 या 2% पढ़ा है हमने पिछली क्लास में। आज हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे और क्लास 10th में इस चैप्टर में वो उसी बेस को लेते हुए हम चलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होता है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पे दो चर का मतलब क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, और युग्म का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बोल दूं दो चर वाले का मतलब ये होता है कि इसमें जो चर होते हैं, चर संख्या हम जानते हैं बचपन से क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें क्या है, चर संख्या कहलाती हैं। तो इसमें दो चर का मतलब क्या है, इसमें ऐसे दो चर ऐसे होंगे। अब दो चर को मैं क्वेश्चन में समझाऊं तो इस तरह से दो ऐसी चीजें, दो ऐसे माप या ऐसे मान जो हमेशा क्या हो, वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब हो कि वो फिक्स ना हो। ठीक, तो ऐसे दो नंबर ऐसे हमारे पास होंगे जो फिक्स नहीं होंगे, तो उसकी बात कर लेंगे। रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि अगर हम ग्राफ में, अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा इस तरह से, तो ग्राफ में अगर ये हमारे पास ग्राफ है, मान लो ये 1 हो गया, माइनस का 1, यहाँ से होगा ना 0 0, माइनस का 1, माइनस का 2, और ये माइनस का 3, और इसको माइनस का 4, और इस तरह से 1 2 3। तो अगर मैं ग्राफ पे अगर इसे इस इक्वेशन को, समीकरण को अगर डिनोट करूं, तो वो जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, वो कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि एक सीधी रेखा। अब यहाँ पे युग्म का मतलब क्या है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। तो यहाँ पे जोड़े, तो जितने भी हमें समीकरण यहाँ पे दिखने वाले वो सारी चीजें जोड़े में होगी। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर की नीड क्या है और कैसे हम इसको देखें कि ये क्या बताना चाहता है ये चैप्टर। देखो, मैं एक सिचुएशन सोचने के लिए कहूंगा आपको, वो सोचना है। ठीक है, और ये जब आपको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन क्या डिनोट कर रहा है, तो फिर इस लेसन को पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब सोचो, मान लो मैं एक मेले में गया, ये है मेला, गांव में मेला लगा है और यहाँ बहुत सारी चीजें लगी है। ठीक है, इस तरह से अभी मेला ना आलू जैसे दिख रहा है, कोई बात नहीं, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। तो अब मुझे बताओ, मैं मेले में गया और मैंने मेले में बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें, और मेले में मैं टोटल 20 रुपए लेके गया था। कितना, 20 रुपए। तो अब मैं 20 रुपए में, मुझे पता है कि 20 रुपए में मैंने दो चीज खाई, मैंने 20 रुपए में दो चीज खाई। एक तो मैंने खाया रसगुल्ला, और एक मैंने खाया समोसा। मतलब एक एक नहीं खाया, बात को समझना। एक चीज हमने ये खाई कि मैंने रसगुल्ले खाए, और एक चीज मैंने ये खाया कि, तो एक चीज रसगुल्ला और एक चीज हमने क्या, समोसा। ये समोसा है और ये क्या है, समोसा। ठीक लिखा, ये है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला कैसे लिखते हैं, रसगुल्ला। ठीक है, इस तरह से देख लें, इस तरह से लिखते हैं। तो अब ये रसगुल्ले, और अब मुझे ना ये जानना है, देखो मैं इक्वेशन को किस तरह से, अब इन दोनों 20 रुपए को मैंने इन दोनों चीज पे खर्च किया। बात को समझते जाना, 20 रुपए को खर्च किया। अब मुझे ये जानना है कि मैंने कितने रसगुल्ले और कितने कितने समोसे खाए। अब एक चीज आपको और पता है कि रसगुल्ले कितने खाए और समोसे कितने खाए, ये हमें जानना हो तो हम क्या करें। जब एक रसगुल्ला 3 रुपए का है और एक रसगुल्ला 4 रुपए का है, तो मुझे बताओ, अगर मैंने इन चीजों को खाया, यहाँ पे ये रसगुल्ले को खाया, तो कुछ पैसे तो मैंने रसगुल्ले पे खर्च किए होंगे, है कि नहीं। कुछ पैसे मैंने रसगुल्ले पे खर्च किए और कुछ पैसे मैंने ये समोसे पे खर्च किए, और इन दोनों पैसे को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 20 रुपए इन दोनों पे ही खर्च किए। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर देखो 3 रुपए का एक रसगुल्ला है, और अब मैंने एक रसगुल्ला तो नहीं खाया होगा,
दो भी, अब ये नहीं पता कि एक खाया कि दो खाया कि तीन खाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रसगुल्ले की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे समोसे, इसमें भी फिक्स नहीं है। तो हम इस समीकरण को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, अगर मैं रसगुल्ले की संख्या को x मान लूं और समोसे की संख्या को y मान लूं, है ना। जब हम रसगुल्ले की संख्या को x और समोसे की संख्या को y, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो इस तरह से खर्च किया है कि 3x ये रसगुल्ले की संख्या है और समोसे 4y बराबर 20 रुपीज। तो इसे कहते हैं हम रैखिक समीकरण, ठीक। और मैंने आपको 9th में बता रखा है, रैखिक समीकरण को अगर हम ग्राफ में इस तरह से अगर लिखे, पता होगा आपको 9th में, इस तरह से हम क्या करते थे, x और y लिखते थे, x और y, और यहाँ पे भी x, यहाँ पे कुछ वैल्यू, 3 वैल्यू निकालते थे, और जब हम इसको ग्राफ पे बनाते थे तो हमारे पास क्या बनता था, अगर ये मान लो ये ग्राफ है हमारे पास, तो इस तरह से ग्राफ पे अगर डिनोट कर देते तो क्या होगा कि ये हमारे पास एक सीधी रेखा में इस तरह से चली जाती थी। तो इसलिए अब ये इस, मान लो ये इसका हमने खींचा और ये इसका इक्वेशन की लाइन है, ये लाइन जो है इस इक्वेशन का है, तो ये इक्वेशन जो है एक सीधी रेखा बनाती है, इसे हम बोलते हैं रैखिक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो इसलिए रैखिक समीकरण कहलाती है क्योंकि एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब बात यह है कि अगर इसको मैं इस सिचुएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाँ, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमेशा अगर देखा जाए सिचुएशन को, तो हम दो तरीके के इक्वेशन, क्या कहेंगे कि इस तरह के दो इक्वेशन हमें हमेशा सॉल्व करने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड मतलब होता है मूल रूप, जिसे हम मूल रूप कहते हैं, वो इस तरह से होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x b1 b2y और c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन है, और मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको, 3x प्लस का 5y प्लस का 5 प्लस का 6 बराबर 0, ये हो गया। तो मैं इसको, ये जो 3 है इसको मैं क्या कहूँगा a1, और ये जो 5 है इसे कहूँगा मैं b1, और इसे जो ये कांस्टेंट नंबर, अच्छा यहाँ पे साइन के साथ होता है ये, इसे मैं कहूँगा c1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हुआ। हमेशा एक इक्वेशन नहीं दिया होगा, दो इक्वेशन होगा। एक इक्वेशन मान लो ये हो गया 7x माइनस का 5, इसको नंबर चेंज कर लेते हैं, माइनस का 3y, और यहाँ पे माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन को हम इसे बोलेंगे a2 और इसे कहेंगे b2। अब याद रखना b2 जो होगा वो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू माइनस का 3 होगा, और यहाँ पे होगा ये c2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 8, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, तो हमेशा जो इक्वेशन होगा वो दो होगा, एक होगा इक्वेशन 1 और एक होगा इक्वेशन 2। ये बात अभी समझने वाली बात है कि a1 b1 c1 किसे कहते हैं, a2 b2 c2 किसे कहते हैं, ठीक। तो मैं अभी एक इक्वेशन आपको दे रहा हूँ और आप बताना कि इसमें से a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, ठीक। तो ये एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे 5x माइनस 7y माइनस 3 बराबर 0, एक इक्वेशन ये होगा और एक इक्वेशन इस तरह से होगा 5y प्लस का 2। अब मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को अब मुझे यहाँ पे जानना है कि a1 क्या होगा, तो a1 जो होगा यहाँ पे 5 होगा, और b1 क्या होगा, तो b1 ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू b1 होगी, तो माइनस का 7, और c1 क्या होगा, तो माइनस का 3।
A2 क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 3, ये वाली वैल्यू, ठीक। B2 क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू -5 और C2 क्या होगा, तो ये होगा 2। तो इस तरह से हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमें पता चलता है कि इक्वेशन में। हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी जो रैखिक समीकरण है, ये सारी चीजें कौन से समीकरण है, इसे बोलेंगे रैखिक समीकरण, ठीक है। और रैखिक समीकरण ठीक दो चर वाले। अब दो चर वाले क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक चर, एक ये चर है, एक ये चर है, ये दोनों चर है, इसलिए दो चर वाले। कभी भी इसमें जो A1 वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, B1 वो भी कभी 0 के बराबर नहीं होता है। जब भी रैखिक समीकरण होगा तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से A2 नॉट इक्वल टू 0, B2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। और वैसे ये सिचुएशन आता ही नहीं है कभी कि हमें कुछ याद रखना है, तो ये रैखिक समीकरण में हमेशा याद रखना है कि ये 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक। ये बेसिक चीज है, इसमें वैसे कुछ है नहीं, ये 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बताता हूँ कि हम यहाँ पर मान लो ये 2x 5y -7 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा इक्वेशन लेता, इस तरह की इक्वेशन होंगे, ठीक। या मैं एक इक्वेशन लेता हूँ अपनी तरफ से, हम तो एक इक्वेशन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करना कि हल का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हल क्या होता है। तो अब मान लो ये 2x है और यहाँ पे 3y और यहाँ पे -5 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा कि हल किसे कहते हैं। मान लो कि मैंने माना कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। x की वैल्यू भी 1 डालना है और y की वैल्यू भी 1 डालना है, ठीक। तो x जहाँ पे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x जहाँ वहाँ पे 1 डाल दिया और जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे भी 1 डाल लिया और माइनस, और ये हमारे पास इस साइड 0 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको अभी मत लिखो 0, ठीक। तो अब हमारे पास दो साइड है, मैं यहाँ पे दो साइड है, एक ये साइड, एक इसे बोलेंगे LHS और इसे बोलेंगे RHS, ठीक है। तो ये साइड है LHS और ये है RHS, तो ये दो साइड है। अब मैंने LHS को लिया और उसमें मैंने ये कुछ मान x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 डाल दिया। अब यहाँ पे ये डालने के बाद हमने क्या किया, कैलकुलेट करा मैंने, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 कैलकुलेट किया। तो मुझे बताओ यहाँ पर -1 -5, ठीक। और ये हो गया कितना, 2 + 3 5 और -5, ये आया 0। क्या ये RHS के बराबर आया, क्या RHS के बराबर आया? हाँ, तो RHS सर 0 था और यहाँ पे भी RHS के इक्वल आ गया, हमारा LHS जो है पुट करते ही RHS के इक्वल आ गया। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो x बराबर 1 जो है और y बराबर 1 जो है, इस समीकरण का क्या है, हल है। इस समीकरण का क्या है, हल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो x और y जो है इस समीकरण का हल है। तो अब सर आपने ये क्या बताया, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर इसी इक्वेशन को ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं 2x प्लस में 3y -5 = 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, x की जगह 1 और y की जगह 7 पुट करना है, x की जगह 1 और y की जगह 7 रखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैं LHS में 2x की जगह 1 रखा, y की जगह अब मैं क्या रखूंगा 7 और -5 है ना, ये चीज LHS में रखते हैं हम, ठीक है। LHS में रखते हैं और देखते हैं RHS में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो LHS है ये और ये RHS है। तो मुझे बताओ, जब मैंने इसमें पुट किया ये, तो यहाँ पे क्या आएगा,
2 × 2 और ये हो जाएगा 21 और माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो 16 16 2 18, कितना हो जाएगा 16 2 18, तो ये 18 हुआ। अब मुझे बताओ क्या ये RHS तो 0 है, क्या ये 0 के इक्वल हो, क्या ये 0 आया, नहीं आया। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एक्स वाई जो मैंने आंसर इसमें पुट किया था, एक्स वाई जो है x बराबर 1 और y बराबर 7, इस समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। तो इसका हल नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी समीकरण का कोई हल होगा, एक्स वाई जब भी हल होगा, जब उसमें पुट करने के बाद जो LHS होगा वो RHS के इक्वल हो तो हम कहेंगे वो हल है, अगर वो इसके इक्वल नहीं होता है तो वो हल नहीं है। तो अब क्या पता चला यहाँ से कि किसी भी समीकरण का कुछ तो वैल्यू हल होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं हल के हिसाब से, ये मान लो कोई भी समीकरण है उसको हल के हिसाब से इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा कहूँगा कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1 x b1 y और c1 इक्वल टू 0, a2 दो इक्वेशन होगा तो एक को हम a1 कह रहे थे, दूसरे को a2x b2y और c2, इस तरह से दो इक्वेशन, ठीक है। तो ये समीकरण है, क्या है समीकरण। तो समीकरण का देखो मैं दो तरीके से बताऊंगा, और ये चीज यहाँ से अब नोट करने वाली बात है कि अब हम जो सीख रहे हैं वो यहाँ से सीखने वाली बात है, ठीक है। तो कोई भी समीकरण है या तो उसका हल होगा, या तो उसका हल होगा, या तो उसका हल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा इसको देखो मैं समझाता हूँ। कोई लड़का है, ठीक है, और थोड़ा इसको मॉडिफाई करते, इसमें बैठाने की कोशिश करते कैसे इसको याद रखे जिंदगी भर। कोई लड़का है, ठीक है, या तो उसकी सेटिंग होगी या तो उसकी सेटिंग नहीं होगी, यही बात है ना। तो यहाँ पे या तो उसकी सेटिंग होगी या नहीं होगी। तो कहने का मतलब है अगर नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है वो मैं बताऊंगा, ठीक। अगर होगी, अगर मान लो अगर उसकी सेटिंग होगी तो अब बात आती है कितनी होगी, एक होगी या बहुत सारी होगी या अधिक होगी, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक से अधिक, है ना, हंसने वाली बात है ना, एक से अधिक होगी। तो यहाँ पे हमें याद रखने के लिए ऐसा मुझे बनाना पड़ रहा है, एक होगी तो उसकी कंडीशन क्या है और एक से अधिक होगी तो उसकी कंडीशन क्या है। तो मैं मैथमेटिकल थोड़ा हूँ, अब ये बातें जो हमें याद करने के काम आती है। जब किसी भी समीकरण का हल होता है, जब किसी समीकरण का हल होता है और हल नहीं होता तो उसको हम मैथ में बोलते हैं। जब इसका हल नहीं है, हल होगा तो हम बोलेंगे संगत समीकरण। क्या बोलेंगे, संगत। इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिखूं तो इसे मैं बोलूंगा संगत, इसे क्या बोलेंगे, अंदर ही लिख लेते हैं या इसे साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे संगत समीकरण। क्या बोलेंगे, संगत समीकरण। जब इसका कोई हल नहीं होगा इसे बोलेंगे असंगत समीकरण, ठीक है। तो जिसका हल होगा उसे संगत समीकरण कहेंगे और जिसका हल नहीं होगा उसे हम बोलेंगे असंगत समीकरण, ठीक है। तो अब बात आती है जिसकी एक होगी उसे हम बोलते हैं जिसकी
एक हल होगा यहाँ पे, जिसका एक हल होगा, मैं यहाँ पे एक होगी का मतलब है एक हल, एक हल, उसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, जिसके एक हल होते हैं उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ठीक। और जिसकी बहुत सारी हो, जिसकी बहुत सारे हल हो, ठीक है, एक से अधिक हल, अब मैं इसको हल से बताऊं, एक से अधिक हल, तो उसे बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो बहुत सारे हल होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो समीकरण है इसका हल एक होगा, अधिक होगा? इसकी बात में चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, संगत असंगत ये सारी चीजें इंग्लिश में भी, जो संगत, जिसके हल होंगे उसे बोलते हैं संगत समीकरण, जिसका हल होगा उसे संगत समीकरण बोलेंगे। तो हम इसको एक नाम, ठीक, तो इसको जो इसके हल, जिसके हल होंगे उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और जिसके हल नहीं होंगे उसे इंग्लिश में बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जिसके हल होगा संगत समीकरण, कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब जिसके एक हल होंगे उसे बोलेंगे वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे? इंग्लिश में बोलेंगे वन सॉल्यूशन। इंग्लिश में वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक। और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उसे बोलेंगे इनफिनाइट, फाइनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन, जिसके बहुत सारे हो, इनफिनाइट, ठीक है। तो अनेक हल होंगे। अब किसी भी समीकरण को हम देख के बता सकते हैं कि, अब देखो एक चीज और बताऊँ आपको, ये तो हुआ कि किसी भी इक्वेशन का या तो समीकरण का हल होगा या तो नहीं होगा। होगा तो कितना होगा वो हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि समीकरण का हम कैसे इक्वेशन देख के पता कर सकते हैं उसका हल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, चलो एक चीज और मैं बताऊं आपको कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी समीकरण जो है उसको ग्राफ में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसे ग्राफ में लिखा जा सकता है, ग्राफ में बताया जा सकता है उस समीकरण को किस तरह से। अब है ना, ग्राफ में आएगा ना, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं तो उसे ग्राफ में डाला जा सकता है। तो अब देखो जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझना। अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, मैं इक्वेशन को जो नाम देता हूँ वो इस तरह से देता हूँ a1, ठीक है, a1x, b1y और c1 बराबर 0। ये एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है a2x, b2y और c2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊं, ठीक है, तो समझना, अगर ग्राफ में बनाऊं, ये तो पता है कि इसका स्ट्रेट लाइन होगा, तो मैंने क्या किया, ग्राफ में इसे डिनोट किया और मैंने इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ जो है ये बना। इक्वेशन 1 का ये एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। ये किसका है? इक्वेशन 1 का। ये जो है इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 है, इसका ग्राफ ये 1 बना, ठीक है। और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 2 है और इसका मैंने ग्राफ खींचा, तो ये इक्वेशन 2 का जो ग्राफ आया वो मैं इसको थोड़ा अलग लाइन से लेता हूँ, रेड से लेता हूँ। तो जैसे ये आया, ये इस तरह से आया, ठीक है, समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। सॉरी। तो
अब यहाँ समझना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, ये इक्वेशन 2 है, इसका ग्राफ है, तो ये एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका क्या आ रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, तो एक दूसरे को जब वे काट रहे हैं तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो समीकरण जो है वो एक दूसरे को काटे, तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये प्रतिच्छेद, ठीक है। और इंग्लिश में अगर इसे कहेंगे तो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, गलत हो गया, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। अब मेरी बात सुनना, या ये इक्वेशन हो, ठीक है, इक्वेशन इस तरह से भी कर सकता है, या हमने क्या किया, एक इक्वेशन खींचा, इसकी लाइन ऐसे चली गई, बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है, इसकी लाइन, एक लाइन ऐसे चली गई, ये एक लाइन ऐसे गई, और दूसरी लाइन जो है वो ऐसे चली गई, एकदम इससे पैरेलल चली गई, ऐसे हो सकता है कि नहीं, कंडीशन समझना, ठीक है। ये लाइन इक्वेशन 1 की लाइन जो थी वो इक्वेशन 1 की लाइन ये है, इक्वेशन 2 की लाइन ये रही, और ये दोनों पैरेलल चली गई। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल चली गई तो हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। तो क्या हुआ, समांतर समांतर रेखाएं, ठीक है, और हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस हो गया ये, तो ये हमने देखा कि ये दोनों क्या हुआ, पैरेलल हो गया। अब एक कंडीशन और आ सकती है, बस ध्यान से समझना है, ये कंडीशन ऐसे भी आ सकती है, मान लो ये ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ बना देता हूं मैं, और ये ग्राफ है, समझना यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि एक लाइन जो है, ये एक इक्वेशन की लाइन ये गई, एक इक्वेशन की लाइन ऐसे गई, और दूसरा जो इक्वेशन है उसकी लाइन भी, ये इक्वेशन 1 की लाइन है, ठीक है, इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन जो है वो भी इसी के ऊपर से, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर से ऐसे होते हुए ये ऐसे चलेगी। तो कहने का मतलब इक्वेशन जो 2 है उसकी भी तो लाइन यहीं पे गई है, इसी के ऊपर गई है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में पहले इसे बोलते हैं समपाती, समपाती रेखा, समपाती रेखाएं, और इंग्लिश में बोलेंगे कंसिडेंट लाइन, कंसिडेंट लाइन। तो ये हुआ इस तरह से, या तो हमें इस तरह का मिलेगा, तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अब हर इक्वेशन का इन तीन सिचुएशन में से कोई भी एक आएगा हर एक इक्वेशन में। तो अब हम ये देख सकते हैं कि कौन सी लाइन, कौन से सिचुएशन को अगर हम उसको ग्राफ पे डिनोट करें तो कैसा सिचुएशन होगा, पैरेलल ग्राफ पे पैरेलल शो होगा, या इंटरसेक्ट करेगा कहीं, या एक दूसरे के ऊपर होकर चली जाएगी। तो इसके लिए अगर कंडीशन देखा जाए तो कंडीशन मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए आ गया, सिचुएशन 1, ये हमारे पास सिचुएशन 1 होगा, ये हमारे पास सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, और ये सिचुएशन 3 है, ठीक है, ये 3 है। तो ये तीन सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं, देखो जब ऐसी सिचुएशन आती है इंटरसेक्ट करेगा, तो वो सिचुएशन कब आएगा, जब जब एक हल हो, क्या होगा, एक हल हो, मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसे बोलेंगे वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन,
ऐसी सिचुएशन जब आएगी जब एक सॉल्यूशन हो। ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब नो सॉल्यूशन, नो, कोई हल नहीं हो, जिसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, उसके लिए ये सिचुएशन आती है। इसे बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसके बाद ये सिचुएशन कब आती है? इससे मोर सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूशन मतलब एक से अधिक हल, मतलब अपरिमित मित रूप से अनेक हल, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन आती है। अब हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी सिचुएशन आएगी? किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम वो सारी स्थिति हमें जाननी पड़ती है कि इसका सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या है। तो देखो, मैं लिखूंगा सबसे पहली स्थिति के लिए, स्थिति नंबर 1, कोई भी इक्वेशन जो होता है, मैं इक्वेशन को बता दूं, कोई भी इक्वेशन किस तरह का होता है, किस फॉर्म में होता है, तो वो इस फॉर्म में होता है a1x b1y c1 a2x b2y और c2, ये उसका सिचुएशन होता है, वो इसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस तरह का होता है सॉल्व। ठीक है, तो जब हमारे पास a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल किसके, b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? इस कंडीशन में जब ऐसा आ गया, हमारे पास इस तरह का सिचुएशन आता है, तो हम बोलेंगे कि इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और हम अगर इंग्लिश बोले तो वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन का तो हमने देख लिया, लेकिन ग्राफ में जब मैं बात करूं, ग्राफ में, ठीक है, तो ग्राफ में क्या होगा? यहाँ पे मैं, अगर ये हुआ, अगर ये सिचुएशन आ गई, ये वाली सिचुएशन आई, तो ग्राफ में जो होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब वो एक दूसरे को, जो मैंने इक्वेशन 1 बताया, वो अगर ये हमारे पास ग्राफ है, तो ग्राफ में अगर दो लाइन आएगी तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें हिंदी में, तो उसे बोलेंगे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा होगी, ठीक है, इस तरह से प्रतिच्छेद, ये हो गया हमारे पास स्थिति 1 का। इस तरह से हम जांच करेंगे। मैं लिखवा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब स्थिति 2 में जो स्थिति दूसरी है, उसमें क्या होगा? इक्वेशन हमारा समीकरण इसी रूप में होगा, समीकरण तो वही होगा a1x b1y c1 a2x b2y और c2 g। अब यहाँ पे अगर हमने a1 अपॉन में a2 इनका रेशियो इक्वल हुआ b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल हुआ c1 अपॉन में c2, ठीक है, c1 अपॉन में c2, तो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में हमारा जो, अगर हम एक तरीके से ये बोलें कि हल कैसा होगा, हल की प्रकृति कैसे होगी, तो हम बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इंग्लिश में लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर हम इसमें ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंट करेगा वो, तो ग्राफ जो होगा अभी मैंने आपको दिखाया, स्थिति जो दूसरी है इसमें लिखेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, कहने का मतलब है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस होगा। अब इसमें नो सॉल्यूशन। अब आते हैं लास्ट कंडीशन में, ठीक है, लास्ट कंडीशन में a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। अब इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, इस स्थिति में हमें फिर चेक करना होगा कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, जब ये तीनों कंडीशन जो तीनों है रेशियो इक्वल होगा, तो हम इसमें कहेंगे कि हमारे पास इन दोनों को अगर हम देख लिया ये तीनों इक्वल है, तो हम कहेंगे ये स्थिति जो होगी अनेक हल की, क्या होगी, अनेक हल। अनेक हल मतलब हम बोलेंगे अनेक हल को हम क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और मोड सॉल्यूशन, मोड सॉल्यूशन, ठीक है, मोड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बहुत सारे हल होंगे। और ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट देखा जाएगा कि ग्राफ में किस तरह का बनेगा, तो ग्राफ में इस तरह का बनेगा। ये ग्राफ में लिखेंगे समपाती, समपाती, समपाती मतलब कंसिडेंट लाइंस। दोनों लाइन क्या होगी, मैंने बताया दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे पे होकर चली जाएगी। तो ये तीन सिचुएशन होती है। अब तीनों सिचुएशन मैंने बता दिया कि किस तरह से होगा। तो किसी भी समीकरण को करने से पहले हम इन सारी चीजें को, इन सारे सिचुएशन को जानते हैं, पहले देखते हैं कि वो उसका। अब देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि हम सॉल्यूशन किसका करते हैं। अभी रुको, मैं नीचे ले जाता हूँ इसे। देखो यहाँ पे कोई भी समीकरण होगा, समझना, यहाँ पे कोई भी समीकरण होगा, अगर उसका हल नहीं है तो, अगर हल नहीं है तो उसको चेक करने के बाद वहीं पे छोड़ देना है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अगर उसका हल है तो उस सिचुएशन में हमें हल है तो हमें ये चेक करना है, हमें पता चल जाएगा चेक करते ही, हम जो रेशियो मैंने बताया a1 अपॉन में a2 ये सारी चीजें उसको मैं कराऊंगा। तो जब हमारे पास हल नहीं है तो हमें नहीं करना है, जब हल है, स्थिति आती है हल है, तो अब उसमें से भी देखना है कि हल कौन सा है। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम हल उस वाले को सॉल्व करेंगे जिसके एक ही हल होंगे, ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा, तो हम उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास उन सॉल्यूशन को सॉल्व करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसके हल होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसके पीछे, क्या हम देखने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन मैं लिखूंगा और उसका हमें एक्स और वाई के मान निकालने, एक्स और वाई के मान निकालने। अब मैं एक चीज और बता दूं कि मेथड, मैं यहाँ पे वो मेथड, ये रंग दिख नहीं रहा तो हम इसे लिखते हैं ब्लैक से, रेड से लिखते हैं। मेथड मतलब विधि, कौन कौन सी ऐसी विधि है
विधि, कौन कौन से वो तरीके, कौन कौन से मेथड है जिससे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी विधि है, तो मैं बात करता हूँ जो भी हमारे पास विधि है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास हमारे पास तीन मेथड है, जैसा कि मैंने बताया आपको। सबसे पहला मेथड है विलोपन मेथड, जिसे बोलेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि लिख लो, पहले साथ साथ लिखना, विलोपन विधि। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है जिसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, और इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद तीसरी विधि जो है वो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसे बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस तीन विधि में से हमें तीनों विधि करनी है। अब सर क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, तो बच्चों क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो जो विधि बोला है हम उसका उपयोग करेंगे। अगर हमें बोल दिया विलोपन विधि तो हम विलोपन विधि से सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर प्रतिस्थापन बोला तो प्रतिस्थापन से, वज्र गुणन विधि से तो वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। लेकिन सर अगर कुछ नहीं कहा, अगर कुछ नहीं कहेगा तो आपको जो विधि सबसे आसान लगे आप उसको सॉल्व करना। तो सबसे आसान अगर मेरी तरफ से बोला जाए, जो पूरी दुनिया को लगता है वो है, और मुझे भी लगता है वो है ये वाली विधि, वो है ये विलोपन विधि। ये विधि जो है ये सबसे इजी विधि है और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस विधि से अगर कुछ नहीं कहा गया तो इस विधि से हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा एग्जैक्ट। हाँ, और सारे विधि से हम किसी भी विधि को हम यूज करें, सभी मेथड से हमारा सेम आंसर आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस मेथड से कर लिया, फर्स्ट मेथड से क्या अलग आंसर आया, सेकंड से क्या अलग आंसर आया, और थर्ड से क्या और अलग आया। तो कभी भी एक इक्वेशन को अगर हम तीनों विधि से करेंगे तो तीनों विधि से जो आएगा सेम आंसर आएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेकर आते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आज जो मैं इसमें पढ़ाने वाला वो होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज और, हम इस विधि को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं एलिमिनेशन। तो ये है, अब स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। और हमने विलोपन विधि आज पढ़ना है और विलोपन विधि से हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कराऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी पूछूंगा जो पढ़ा तो दिया है लेकिन क्वेश्चन में आंसर में जरूरत नहीं है आपको देना। ठीक है, कहने का मतलब पेपर में जब लिखोगे सीखते वक्त आपका आंसर वो लिखना जरूरी है, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है कि उसका हम आंसर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो इक्वेशन है, स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे साथ साथ, और इक्वेशन हमें दे रखा है। तो और ये इक्वेशन इस तरह से है, x प्लस वाई इक्वल 5, एक्स प्लस वाई इक्वल 5। और एक इक्वेशन और होगा, है ना, हमेशा दो इक्वेशन होंगे, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है। अब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले
हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें उससे पहले हमें इस चीज का ध्यान देना है क्या इसका हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये अभी सीखते वक्त याद रखना है कि इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशन, हर एक इक्वेशन का हल नहीं निकलेगा, किसी का हल होगा किसी का हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, किसका हल होगा किसका नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हमें चेक करना होगा सबसे पहले। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इस इक्वेशन का पहले हमें ये जानना होगा a1 कितना है, a2 कितना और a1 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना, और इस तरह से सब कुछ हमें जानना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन मान लो एक है, तो इसका a1 कितना होगा, a1 कितना होगा, तो a1 जो होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, किसी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लूंगा कि a1 जो है 1 है और b1 कितना वो भी 1 है, और मैं ये बोलूंगा यहाँ पे c1 कितना है इसका, c1 तो ये c1 5 है। फिर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे a2 कितना है, a2 हमारे पास 2 है, और b2 कितना है, b2 माइनस का ये b2 ये, ठीक है, पूरा साइन के साथ b2 माइनस का 3 है, और c2 कितना है, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें पता करने का कि ये किस सिचुएशन में आता है, किस प्रकृति का है। तो हमें a1 अपॉन में a2 लिखना होगा। तो a1 क्या है, 1 है, a2 कितना है, a2 2 है। इसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि b1 अपॉन में b2 कितना है, तो वो 1 है, और ये क्या है, माइनस का 3। ठीक है, अब मुझे यहीं से पता चल जाएगा, इसके आगे मुझे सॉल्व नहीं करना होगा। जब ये दोनों, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, मैं बोलूँ अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं है, हमें पता चल रहा है ये 1 अपॉन में कितना है, 2 है, और ये 1 अपॉन में माइनस का 3 है, तो मैं माइनस का 3 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस का 1 अपॉन में 3। क्या ये दोनों इक्वल है, तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2 के। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो इस ऐसे सिचुएशन में हम क्या जानते हैं, जब ये दोनों इक्वल ना हो तो हम क्या जानते हैं, मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ। ऐसे सिचुएशन में हमने क्या देखा था, जब दोनों इक्वल ना हो, देखो यहाँ पे है ना a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2, इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल, मतलब एक हल, सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन जो है हम लिख लेते हैं, केवल एक हल होगा। ठीक, तो केवल एक हल होगा, इंग्लिश में हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। एक हल होगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब एक सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इस सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करा जाता है, हम वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किस तरह से करना है, कभी भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, बुक में क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन को हमें दोबारा लिखना है इस तरह से। तो क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखा, क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, और यहाँ पे 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, और इसे कहेंगे इक्वेशन 2। अब हमें क्या देखना है, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया, जिसका कोएफिशिएंट, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, इसका कुछ नहीं है, y का कुछ नहीं, 1 लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे बताओ, क्या x को देखो, x को देखना है और कुछ मत देखो, x को देखो, और मुझे बताओ क्या x जो है, यहाँ पे जो भी x है, क्या उन दोनों का गुणांक 1 है, क्या सेम है, 1 का मतलब है क्या सेम है, क्या ये 1 है तो क्या ये भी 1 है, नहीं सर ये तो 2 है। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को सेम करने के लिए इन दोनों को सेम करना होता है। ठीक है, किसी तरह से भी अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब इन दोनों को
सेम करने के लिए क्या करना होगा, ये जो दे रखा है 2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, और जो यहाँ पे दे रखा है उस वाले को हम नीचे वाले से करेंगे। तो जैसे ये करेंगे मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे अब हम पहुंच रहे हैं इसके आगे सॉल्यूशन पे। हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके सभी नंबर को। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इसको भी करूंगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई मैं इसको भी करूंगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई मैं इसको भी करूंगा। ठीक है, इसी तरह से मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई मैं इसको करूंगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई मैं इसको भी करूंगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई मैं इसको भी करूंगा। हमेशा याद रखना, तो ये चीज है। तो अब मैं आगे स्टेप में क्या करूंगा, पहले वाली इक्वेशन में 2 1 जा 2, 2x, ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2y, फिर मैं 2, अब ये इक्वल है तो इक्वल का साइन पहले, फिर 2 5 जा 10, 10 लिखेंगे इसको, यहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ पे 1 2 जा 2, 2x, फिर 1 3 जा तो माइनस का है तो 3 माइनस का 3y, फिर 1 4 जा तो यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज और, अब ये दोनों चीज सेम हो गया, अब ये दोनों चीजें क्या है, सेम हो गई है कि नहीं, सेम दिखाई दे रहा है, 2 है यहाँ पे भी 2 है, अब सेम हो गया तो हमारा आधा काम खत्म। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमने कर दिया इसको सेम। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे साइन देखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं साइन चेंज करूंगा, प्लस है तो माइनस करूंगा, ठीक है, ये चीज प्लस है तो माइनस करूंगा। यहाँ माइनस है, दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस है, ये माइनस है यहाँ पे। अगर ये माइनस है तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर ये माइनस है तो मुझे यहाँ पे देखो साइन चेंज कर दे तो सबका साइन चेंज होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस। अब देखो मैंने ये चीज कर दिया, अब इसको खत्म कर दे। अगर ये देखो यहाँ क्या है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, अब हमारे लिए ये नंबर जो है वो माइनस है, ये नंबर जो है ये माइनस का कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको और अच्छी तरह से डिनोट करता हूँ। ये जो नंबर है वो इस साइन के साथ अब माना जाएगा, ठीक है, और ये जो नंबर है वो प्लस के साथ माना जाएगा, ठीक है, और ये जो 4 है वो -4 माना जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो नीचे हम साइन लगाएंगे उस साइन से ही ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये माइनस का था, अब वो माइनस का नहीं है, अब ये हो गया प्लस का 3y, ये हो जाएगा -4 और ये -2 है। अब मुझे बताओ ऊपर वाला नंबर तो प्लस है, कुछ नहीं आगे तो प्लस ही है। तो अब मुझे बताओ प्लस का 2, यहाँ पे मैं अलग लिख के दिखाता हूँ, प्लस का 2x और माइनस का 2x अगर साथ रहेंगे तो क्या होगा, कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यही चीज मुझे करना था, ये अब प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो मैं इसे काट दूंगा, ये हो गया, कट गया, तो ये गया कट, ठीक है। इसके बाद अब जो बचा वो क्या है, अब यहाँ पे जो बचा ये देखो, ये जो चीज है मैं इसको क्या बोलूंगा, ये 2y है, क्या है ये 2y है, तो 2y, और यहाँ पे ये अब मैं माइनस का 3 नहीं कह सकता इसे, अब मैं इसे क्या कहूंगा, प्लस का 3y। इन दोनों को अगर देखूं मैं अलग करके इसे दिखा रहा हूँ कि समझ में अच्छी तरह से आए। तो ये दोनों अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा, तो 5y, क्या होगा 5y। अब यहाँ पे देखना समझने वाली बात यहाँ पे है, ये क्या है 10 है, प्लस का 10 है, क्या है, मैं इसको भी अलग करके यहाँ अलग करके दिखाता हूँ, प्लस का 10 है और नीचे क्या है, ये यहाँ पे ये माइनस का 4 है। तो प्लस का 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 10 में से 4 गया तो 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। तो अब हमारे पास क्या होगा, 4y की वैल्यू निकालना है, तो 6 अपॉन में 5 कितना आएगा, 6 अपॉन में 5, तो ये हमारा आंसर है 6 अपॉन 5 y की वैल्यू, इसकी वैल्यू y की वैल्यू। तो ये हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन 5। अब मुझे क्या करना है, ठीक, अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो अब समीकरण 1 में y बराबर 6 अपॉन में 5, समीकरण 1 में, समीकरण
एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, कहने का मतलब क्या है, समीकरण एक में रखने, इंग्लिश में लिख देते हैं y इक्वल टू 6/5 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो अभी बोलो सर इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, यही है ना इक्वेशन फर्स्ट, ये चीज है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर ये नहीं तो यहाँ पे देखो, यही तो हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस का y इक्वल टू 5, तो x प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और y की वैल्यू हमें पता चल गया, तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, अब y की जगह 6/5, तो अब यहाँ पे स्टेप सेकंड में x की जगह x, y की जगह 6/5, और यहाँ पे 6/5, और कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम, कैलकुलेशन किया हमने, इसका आएगा 5 और फिर 25 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19/5, तो हमारे पास x की वैल्यू, अतः हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास 19/5, और y की वैल्यू, एंड जिसे इंग्लिश में कहेंगे एंड, y की वैल्यू आई हमारे पास कितनी है, 6/5, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, पहले हमें ये चेक करना होगा कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, और इस तरह से हमें चेक करते हुए जाना होगा कि उसका सॉल्यूशन। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, और ये जो है आपको पेपर में नहीं करना है, ये स्पेशल नॉलेज है आपके लिए, ठीक है, मेरे स्पेशल स्टूडेंट जो हैं उनके लिए, और सारे जो भी मेरे से पढ़ते वो सब मेरे लिए स्पेशल है, तो मैं उनको और थोड़ा एक्सपर्ट बनाता हूँ इसमें, कि हमारा जो भी आंसर आया, ठीक, हमारे पास अभी मैंने बताया कि x की वैल्यू जो है वो ये है, x की वैल्यू हमारे पास है 19/5, और y की वैल्यू जो है 6/5 है कि नहीं है। तो अब जो है ये वैल्यू, ये पेपर में नहीं करना, मैं लिख देता हूँ कि आप पेपर में करके, पेपर में नहीं करना है, ठीक है, ये पेपर में बिल्कुल नहीं करना, बस ये आपको माइंड को और डेवलप करने के लिए मैं ऐसा करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता हाँ ये आंसर ठीक है कि गलत है, हमें नहीं पता कि आंसर ठीक है कि गलत है, तो मैं एक चीज, एक ट्रिक बताता हूँ, एक नॉलेज बताता हूँ आपको। अगर हमारे पास जो भी इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, है ना, और एक इक्वेशन जो था इसी के साथ वाला इक्वेशन जो था वो था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 था। अब क्या है, हमारे पास x की वैल्यू जो आई वो इस तरह से ये आया, x बराबर 19/5 है कि नहीं, और y की वैल्यू आई है 6/5। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरा आंसर है वो ठीक है कि गलत है, तो मैं इसको जान सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों, ये आंसर जो भी आया, ये आंसर जो भी आया इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन एक ये रहा, इक्वेशन दो ये रहा, इन दोनों में से किसी भी एक में अगर मैं पुट कर दूं ये वैल्यू जो हमारे पास आया है, और ये इस आंसर को सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहेंगे कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको चेक कराता हूँ, मैं चेक कराता हूँ, एक चेक किस तरह से करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है। तो मैंने लिया ये इक्वेशन x प्लस, अब कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ये लेंगे तो ठीक होगा या वो लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया, पहले मैं दूसरा भी लेके दिखा दूंगा आपको। तो मैं पहले इस इक्वेशन को लेता हूँ, और ये इक्वेशन मैंने लिया, और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू है 19/5, ठीक है, प्लस है प्लस लिख दिया, y की जगह क्या वैल्यू है 6/5। अब ये क्या है, ये LHS है, क्या है LHS है, ठीक है, ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है,
ऐसा सॉल्यूशन में दिखाना नहीं है पेपर में बिल्कुल भी। तो अब मैंने क्या किया, ये हमारे पास LHS, मैं सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, ये LHS हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है। तो 5 5 है, जब नीचे सेम हो तो सेम लिख लेते हैं और ऊपर वाले को बस सेम नीचे हो तो ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 है ना, जोड़ दें 19 और 6 25। अब मुझे बताओ 19 अगर मैं काट दूं इसे कितना है 5। और ये 5 जो है ये LHS, ये इक्वल है RHS के बराबर, हाँ बिल्कुल RHS में जो 5 लिखा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। हम किसी में भी रखेंगे आंसर आएगा, किसी में भी रखेंगे आंसर आएगा। मैं यहाँ पे मिटा के आपको इसी तरह से मैं दूसरा भी दिखा दूं, यहाँ पे अगर आपको उतारना उतार लेना, पॉज करके वीडियो मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक। तो मैं इसको मिटा दिया। मैं आपको दूसरा तरीका यही है, मैं दूसरे इक्वेशन को यहाँ रख के मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से कर सकते हैं इसे। तो दूसरा हमारे पास, मान लो चेक करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को ले लिया 2x, ये इक्वेशन को ले लिया मैंने 2x माइनस का 3y, ठीक है, बराबर 4। तो हमें सिर्फ इसके LHS को लेना है। LHS हमारे पास क्या है, 2x माइनस का 3y, LHS ले लिया, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन, ये नंबर को ले लिया। अब हमें जहां जहां x लिखा है वहां हमें 19 अपॉन में जो वैल्यू दे रखा 5 लिख दिया, 3y की वैल्यू 6 अपॉन में 5, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38, 5 नीचे 5 लिख दो, 18 6 या 18 माइनस बीच में था, बीच में माइनस लिखा, नीचे सेम है, नीचे सेम लिख दो, ठीक है। तो 5 आएगा, नीचे सेम है, एलसीएम लिया तो 5 आएगा। अब दोनों को क्या करना, बीच में प्लस था तो हमने प्लस किया था, अब बीच में माइनस है तो माइनस को, तो 20 आया। अब काट दें 5 चौक 20। अब देखो आंसर हमारा क्या आया, 4 आया। और 4 क्या है, क्या ये आरएचएस के इक्वल है? तो ये देखा हमने आरएचएस के इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल। ये देखो इसमें यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 आया और आरएचएस भी कितना है, 4 है, बिल्कुल है कि नहीं, आरएचएस भी कितना है, 4 है। तो ये 4 है, यहाँ पे आरएचएस भी 4 है और ये भी 4 है। तो अब इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है, ठीक है। तो ये चीज है, ये तरीका, अगर हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, अब उसको चेक करना है कि वो ठीक है गलत है, तो किसी भी एक में, दोनों में नहीं, किसी भी एक में आप डालोगे और हमारा LHS RHS के इक्वल आया तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है। तो ये सिर्फ बताया मैंने आपको, पेपर में आपको नहीं करना है, ये बस एक नॉलेज है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 और हमारा एंड दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल 2। तो ये है, अब सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले चेक करना होगा कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है ना। जैसे मैंने बोला था, अगर कोई लड़का है तो चेक करना होगा उसकी है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसको चेक करने का तरीका क्या मैंने बताया, पहले जान लो कि इसका a1 कितना है, तो 3 है, हम इसको देख रहे हैं, ये हो गया a1, ये हो गया हमारे पास b2 और ये हो गया हमारे पास c1 और ये हो गया हमारे पास a2 और ये हमारे पास साइन के साथ b2 और इसे बोलेंगे c2। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास a1, b1 हमारे पास 4 है और c1 हमारे पास 10 है। इस तरह से a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास 2 है, b2 हमारे पास कितना है माइनस का 2 और c2 कितना हमारे पास 2 है। अब हमें चेक करना है कि a1 अपॉन में इनका रेशियो, a1 अपॉन में a2 कितना है, तो 3 अपॉन में 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि b1 अपॉन में b2 कितना है, तो 4 अपॉन में माइनस का 2 है, लेकिन इसको मैं अगर काट दूं 2 टाइम में और माइनस का 2 हो जाएगा, ये ऊपर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2 आया। तो यहाँ से अब मुझे यही चीज देखना है कि a1 क्या, मुझे बताओ a1 और a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2
का जो आंसर आया है क्या वो दोनों इक्वल हैं? तो मैं बता रहा हूँ ये आंसर, क्या ये चीजें, ये जो है ये चीजें और ये चीज क्या इक्वल है? या मैं ये कहूँ कि A1 अपॉन में A2 अपॉन में B1 अपॉन में B2 क्या इक्वल है? देखो नहीं, इक्वल ही नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होगा तो इस कंडीशन में A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन में B2 के। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केवल 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 एक हल, एक हल। और जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, जब भी हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, केवल एक हल मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो हमारे पास अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ गया? तो मैं यहाँ पे कहूँगा इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, इसको बोलूँगा इक्वेशन 1। और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास क्या है? दो इस तरह का इक्वेशन है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये 3 और ये 2 इक्वल है? नहीं सर, इक्वल नहीं है। तो इक्वल करेंगे इसको कैसे? इसके 2 को, ये जो है 2 मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, और इसके 3 को मल्टीप्लाई करो नीचे वाले। और क्या करना है सर? इसको पहले तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसी 2 को हम मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई हम इसी को भी करेंगे, और फिर क्या करेंगे? इसको भी करेंगे, इस 2 से इस 3 को करेंगे, 3 को फिर इस 2 से भी करेंगे। कहने का मतलब है मल्टीप्लाई सबसे होगा, इससे भी करेंगे। तो अब हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 6x, 2 4 जा प्लस का है तो प्लस का लिख देते हैं, ये प्लस यहाँ पे प्लस, 2 4 जा 8y, और 10 2 जा 20 या 2 10 जा 20 सब सेम आएगा। ठीक है, इसके नीचे देख लेते हैं, इसको करते हैं। तो ये होगा 6x, 2 3 जा माइनस तो माइनस का 6y, और 3 2 जा 6, ये हो गया। तो यहाँ पे अब हमने ये सॉल्व कर लिया। अब बस करना क्या है? कैलकुलेशन करना है, बस खत्म कहानी। तो अब देखो साइन चेंज, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो अब माइनस का साइन लाएंगे। क्या लाएंगे? माइनस का साइन। तो मैं साइन जो चेंज करूंगा ना, वो मैं चेंज कर देता हूँ, अलग से करता हूँ। तो ये प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, प्लस है तो हम माइनस लाएंगे। यहाँ पे ये माइनस है, ये क्या है? माइनस है, तो हम अपनी तरफ से क्या लाएंगे? यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो माइनस लगा। तो हमने कर लिया ये। अब हमें क्या करना? काट देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास देखो ये क्या चीज है? ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे 8y, और अब मैंने बताया था कि अब ये साइन जो जाएगा, ये जो नंबर है 6y, अब इस साइन के साथ जाना जाएगा, इस साइन के साथ जाना जाएगा, है ना। मैंने पहले बताया कि ये अब ये जो नंबर है, ये माइनस का 6 नहीं है, अब ये प्लस का y है, 6y है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस का 6y, प्लस का 6y का मतलब है कि 6y, तो ऐड करो तो 14y आएगा। कितना आएगा? ये 14y। अब ये जो 6 है, ये माइनस का 6 है, तो 20 में से अगर मैं 6 माइनस का कर दूंगा 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 आ गया। y की वैल्यू 14 डिवाइड बाई 14, 1 आएगा, 1 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। तो y बराबर 1 कहाँ लिखेंगे? समीकरण रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में y इक्वल टू 1 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? तो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। क्या है? इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x प्लस में 4y
इक्वल टू 10, तो y की जगह हमें क्या मिला, y की जगह हमें 1 मिला है, तो y की जगह हमने 1 डाल दिया और 10 उतार दिया हमने, जो भी सेम है ना, सिर्फ हमने रिप्लेस किया है y की जगह 1, y जो है वहां पे अब ये 1 हो गया और कुछ नहीं है। तो 3x 4 4 1 जा 4 है ना, इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा और इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 3x 10 इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे इधर प्लस में है, क्या है इधर प्लस में है, ये साइन प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का 4। इसके बाद बस सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x 3x और 10 में से 4 गया तो 6 और x की वैल्यू निकालनी है तो 6 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाए 3 2 जा 6। तो अब हमारे पास क्या आया, तो मैं बोलूँगा अतः x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और इंग्लिश वाले लिख लेंगे हैंस, ठीक है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू, बीच में और लिख लेना और इंग्लिश वाले एंड, इस तरह से। तो ये हमारे पास आंसर आता है कि किस तरह से हमें x और y की वैल्यू निकालने, और किस मेथड से बात कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन और नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में अब मुझे बताओ कि यहाँ पे समझना, क्या ये जो अरेंजमेंट है वो ठीक है, क्या अरेंजमेंट, ये तो मान लो कि 3x माइनस का 4 जो है 3x माइनस का 5y माइनस का 4, ये ठीक है, थोड़ा ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट नंबर को हम उस साइड ले जाएंगे, ये नंबर को इस साइड ले जाएंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात। अब यहाँ पे इसके बारे में सोचो, ये है 9x, फिर उसके इक्वल के बाद है 2y प्लस का 7, ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो हम इसे ठीक करेंगे, इसे ठीक करेंगे। तो ठीक कैसे करेंगे, तो देखो जो चीज हमारे पास है इसको दोबारा लिखेंगे और मैं इक्वल के इस साइड भेजूंगा, तो ये क्या होगा इस साइड जाएगा, तो ये माइनस का 4 है, इस साइड आते ही क्या होगा प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 हम प्लस को डिनोट नहीं करते, ये होगा। तो सर अब एक दिमाग में एक बात आ सकती है कि प्लस का 4 सर इधर आ गया, लेकिन ये जीरो को क्या हो गया, जीरो कहाँ चला गया। तो बच्चों अगर मैं किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करूंगा तो 4 ही तो रहेगा, है ना। अगर मान लो इसमें ऐड हुआ होगा जीरो भी, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। तो मान लो ये इक्वल के साइड, इस साइड जीरो है, ठीक है, जीरो यहाँ से मैंने उतार लिया। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 इसमें ही ऐड होगा, तो जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 ही बचेगा, तो इसलिए सारी चीजें हटा कर मैं क्या कर देता हूँ, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 9x, अब ये इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस है यहाँ, तो इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये तो इस साइड ही रहना है, इसको इक्वल के साइड ही रहना है, तो ये प्लस का 7 रहेगा। अब मैं इसको कहूँगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, या तो मैं इसको अभी कह दूँ या बाद में कह दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि हमारे पास a1 a2 और a1 कितना हुआ, b1 कितना हुआ, c1 कितना हुआ, तो मैं ये चीजें निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि a1 में इसे कहूँगा,
B1 इसे कहूँगा और C में C1 इसे कहूँगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे A2 इसे कहूँगा, B2 इसे कहूँगा और C2 इसे कहूँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो मैं A1 किसे कहूँगा, A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू -5 और C1 ये 1 है 1, C1 4। इसी तरह से मैं A2 9, B2 -2, C2 7। ये चीज़ मैं निकाल लिया। अब मैं देख लेता हूँ कि इनका रेशियो, जो अपॉन का मतलब ही होता है रेशियो, A1 अपॉन में A2 3 अपॉन में 9। इसको काट सकते हो तो काट लो, 1 अपॉन में 3 तो प्लस का 1 अपॉन में 3 ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे B1 अपॉन में B2 मैं ये चेक कर लेता हूँ, B1 अपॉन में B2 तो B1 कितना है -5 और B1 -5 और B2 -2 कट जाएगा तो ये आएगा 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2। अब मुझे बताओ क्या A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 का जो आंसर आया है, ये जो आंसर है और ये जो आंसर है, क्या ये सेम है, क्या एक जैसा है? नहीं है। जब नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा केवल एक हल होगा, केवल एक हल, एक हल। केवल एक हल और हम उसी को सॉल्व करते हैं जिसका एक हल होगा। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख के अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं अब दोबारा। ठीक है, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो मैं इसको दोबारा नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन। ठीक, तो अब मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि ये हमारे पास ये जो है 3x - 5 ये जो है इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान सकते थे, है ना। तो इसको गलत कर दिया हमने, ये चीज़ यहाँ नहीं लिख के हम इसको जो हमने इक्वेशन को ठीक किया था वो लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। ये रहा, हमने उसको जो अरेंज किया था उसके बाद ये हमारे पास आया था। तो हमने ये इक्वेशन 1 बना लिया और इसको 2 बना लिया। ठीक, आपको दोबारा लिख के इसको 1 2 बनाना है। अब इसको क्या करना है, हमें देखना है क्या करूं मैं इसको ऐसा कि यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है। मैं इसको दोबारा ऐसे लिखता हूँ यहाँ पीले वाले से। तो यहाँ जो है क्या है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ क्या है 9, यहाँ पे क्या है 9 है। तो अब मुझे इसको तो इक्वल करना होगा। तो अब मैं देखो इक्वल किस तरह से कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे इक्वल करने के लिए मैं एक, देखो मुझे ऊपर वाले में 9 लाना है। क्या लाना है, 9 लाना है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि बिना देखे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 3 है तो उसके नीचे वाले भी 3 से करो। ठीक है, तो ये तरीका मैं इससे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ और ये तरीका आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो क्या होगा बताओ मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 9, जब मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा इससे 3 को,
फिर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 को, फिर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 को, उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 को, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 को, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 को, है कि नहीं। तो कितना 9 3 जा 27x, फिर 9 5 जा माइनस 45 y, 9 4 जा 36, ये आया। इसके बाद मैं इसको करूँगा 3 9 जा 27x, माइनस माइनस लिखो, 3 2 जा 6y, और फिर इसके इक्वल आएगा 3 7 जा 21 ना, 3 7 21। अब हमारा काम हुआ खत्म, ये होगा माइनस और ये माइनस है प्लस, और ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस कर दिया हमने साइन चेंज। साइन चेंज करने के बाद हमें बस काटना रहता है, ये कट गया तो ये हमने काट दिया। इसके बाद अब यहाँ देखो ये जो साइन है 6y, ये है 6y, माइनस नहीं है, ये 6y, पहले ऊपर का 45 है और प्लस का 6 है, तो क्या आएगा हमारे पास। तो अब आएगा देखो, एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, एक जो है ऊपर वाला माइनस का है 45 और एक प्लस का 6 है। जब भी साइन अलग अलग हो हमें क्या करना होता है, नंबर को माइनस करना होता है। नंबर माइनस करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 45 में से 6 माइनस करेंगे तो 39 आएगा, 39। अब ये 39 प्लस का कि माइनस का, तो हमें याद रखना है कि साइन कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो नंबर तो बड़ा है 45, उसके साथ कौन सा साइन लगा है, कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का, तो आएगा माइनस का 39y, और यहाँ पे 36 है और ये माइनस का 21 है, माइनस करेंगे है ना, ये प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है। तो हमें क्या अभी बताया मैंने, जो चीज ऊपर बताया वही सेम चीज है, तो हमें माइनस करना है, कितना आ गया 5, ये आएगा 5 और ये आएगा 1, तो आ गया 15, कितना जाएगा 15, और 15 प्लस का कि माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का, ठीक है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आएगी चाहिए 15 अपॉन में ये नीचे जाएगा, कितना आएगा माइनस का 39, तो माइनस का 39, इसको काट सकते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू, और माइनस को हम नीचे नहीं रख सकते तो हम ऊपर ले जाएंगे, तो 5 माइनस 5 अपॉन में 13, तो ये आ गया y की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें y बराबर माइनस का 5 अपॉन में 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 कहाँ है, तो ये रहा समीकरण 1, ऊपर हमने इसको माना समीकरण 3x माइनस का 5y इक्वल 4, तो हमारे पास 3x 5y इक्वल 4 है ना, ये ऊपर से हमने इक्वल 4 है। तो अब हमने रख लिया, ये रख दिया हमने, माइनस का y की जगह क्या रख सकते, माइनस का 5 अपॉन में 13 इक्वल 4, तो अब सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करते ही x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम देख रहे हैं माइनस का, अंदर भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस का 25 अपॉन में 13 होगा 4, इसके बाद इसको इधर भेजेंगे 4 और सॉल्व कर रहे हैं इसे, 3x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, इसके बाद क्या होगा, एलसीएम लिया तो ये होगा हमारे पास, इसको इससे कर मल्टीप्लाई, 13 चौक 52 और ये 25, 3x 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, तो हमारे पास ये आया। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर जो है ये ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, नीचे का मतलब जो है ये यहाँ आएगा, 3 नीचे आएगा और 13 पहले से ही था, तो ये काट देंगे, 3 9 27, तो 9 अपॉन में 13, ये आया हमारे पास, तो x की वैल्यू आई 9 अपॉन में 13,
x की वैल्यू 9/13, अतः इंग्लिश में हैंस, और ये आएगा 9/13 और एंड x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू है -5/13, तो -5/13, तो ये हमारे पास आंसर आया। अब एक चीज और बता दूं, अब हमें कभी भी पेपर में ये चेक करना पड़े, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि मुझे ये चेक करना पड़ जाए कि ये आंसर जो है वो ठीक है कि गलत, तो मैंने बताया ना चेक करने का तरीका, तो आपको पेपर में नहीं करना है, बस आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर हमें कभी आंसर चेक करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x या इक्वेशन 2 में x y की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बताया, तो ये चीज का ध्यान रखना है कभी भी। अब आपका ये काम है कि इसको चेक करके बताना है इसका आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में इसके और अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, और अच्छा देखेंगे कि क्या आता है, और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को हम इसी तरह से खत्म करेंगे। और मैं इस तरह से कराऊंगा कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।